अच्छा, मैंने आप लोगों को एक पास पेपर दिया था, ये वाला हो गया ये? चलो लेट्स चेक कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि वो कह रहा है कि भाई जनरल एंट्री बना के दें फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019 की, अगर इन्वेस्टमेंट डिवेंचर अमोर्टाइज कॉस्ट पे कैरी हुई हो या फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे, दोनों अलग अलग केसेस हैं। अच्छा, हमने कहा पहले हम किससे बना लें? पहले हम इस पे बना लेते हैं भाई। चलें, हमने कहा कि यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई परचेज किए हैं 5000 डिवेंचर, सही है, इशूड बाय आयरन लिमिटेड एट पार वैल्यू ऑफ ₹100। तो हमने कहा सबसे पहले तो आप 5000 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या कहलाएगी? फेस वैल्यू कहलाएगी इसकी। चलें, अच्छा इसके बाद हमने कहा कल वाले होमवर्क की दोनों रिक्वायरमेंट्स सेम थी, मैं 2-3 दफ़ा लाइन रीड की मुझे तो। अच्छा अभी देख लेते हैं इधर, पहले तो ये वाला होमवर्क देख लेते हैं ना। द ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसोसिएटेड विद द एक्विजिशन ऑफ डिबेंचर वाज 24,000। अच्छा, अगर अमोर्टाइज कॉस्ट है तो ये तो कैपिटलाइज होगी ना, ये आ गया 520। अच्छा, इस सवाल में मुझे लगता है प्रीमियम नहीं है, कोई प्रीमियम का चक्कर नहीं है, सीधा सीधा हिसाब किताब है। अच्छा चलें, अब हमने कहा तो कुपोन का मतलब है जो वो प्रोवाइड करेगा, कितना परसेंट है? 11% ऑन 30 जून, सही है, एनुअली पे होगा। ऑन जुलाई 1, 2018 द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वाज वर्कड आउट टू बी 9. अच्छा, तो ये अगर मैं ये कहूँ कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेरा कम क्यों है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट का इम्पैक्ट शामिल है, क्योंकि वो एक्सपेंस आउट होती रहेगी। आगे, वेयर इज द मार्केट इंटरेस्ट रेट 11% है, ये भी समझ आता है। एज ऑन 30 जून द डिबेंचर वाज कोटेड ऑन पीएसएक्स एट ₹96 पर शेयर, यानी अच्छा ये तो तब मामला तो होंगे जब मैं फेयर वैल्यू पे होऊंगा, अभी तो हमारा सीधा सीधा हिसाब किताब है। चलें, हमने डे 1 पे एंट्री बनाई होगी, इन्वेस्टमेंट की होगी डेबिट, और कैश किया होगा क्रेडिट 5/24 से। ओके, फिर हमने यहां पे लिखा होगा ओपनिंग इंटरेस्ट कैश और क्लोजिंग। अच्छा, ओपनिंग हमारे पास आ गया 5/24। अच्छा, इस पे इंटरेस्ट आप बुक करेंगे 9.5% पे, 49780। एंड व्हाट इज द कूपन? 55,000। तो आपका क्लोजिंग, चले ये तो हमारी वर्किंग हो गई। अब हम एक एंट्री बनाएंगे 30 जून को 2018। अच्छा, 30 जून 2018 को एक एंट्री बनेगी हमारी जिसमें हम कहेंगे हमारे पास कैश आया 55,000, 49780, और इन्वेस्टमेंट हो जाएगी क्रेडिट कितने से? 5,520। बस यही थी, इसके 3 नंबर थे कि आपकी एंट्री यहाँ खत्म हो गई। अच्छा, 2019 की, ओके। अच्छा, अब इसको लेके चलते हैं हम आगे। अच्छा, वैसे नहीं, अब देखो ना, ये 30 जून नहीं, आपने जुलाई में खरीदी है, तो आपका 30 जून तो एक ही साथ होगा ना, ये 19 ही है, सही है। देखो, आपका जुलाई 1 अगर स्टार्ट है तो एंड तो 30 जून ही होगा ना, तो एक ही साल की है, इसके आगे नहीं है कुछ भी, सही है जी। वो गुस्सा हो जाएगा, मार्क्स की तो बात नहीं है, बट 2 साल, चलो 1 साल आपने बना दिया काफ़ी है। 1 साल की सही बनाई है तो मार्क्स नहीं कटेंगे, दूसरे साल की एडिशनल आपने दे दी तो उस पर वो कुछ भी नहीं बोलेगा, एज लॉन्ग एज के पहले साल की बिल्कुल सही बनाई है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं बोलेगा। चलें, अब हमने कहा कि भाई अब हम ज़रा इसी को देख लेते हैं फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल से। अच्छा, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे
अमोर्टाइज नहीं होगी, एक्सपेंस आउट जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक एंट्री सीधी सीधी बना देता हूँ 5 लाख रुपए से ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस 24,000 रुपये से, और कैश क्रेडिट हो गया 5/24 से। ये तो हिसाब किताब हो गया डे 1 का। अच्छा, यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ओपनिंग, कैश और क्लोजिंग, ये 5 लाख आ गया। और मुझे लगता है मैं यहाँ पे 55,005। अच्छा, इसकी तो आप 30 जून 19 पे एक एंट्री बना लें, कैश हो जाएगा आपका डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। ओके, और आप बता रहे हैं कि इसकी 480 की फेयर वैल्यू है, और ये ऐसे निकालिए कि आपने एक की 96 निकाली और इंटू 5000, तो आपको नुकसान हो गया। तो पीएनएल में आपका फेयर वैल्यू लॉस आ गया और इन्वेस्टमेंट हो गई क्रेडिट 20,000 रुपये से। क्लियर है? सही हो गया था ये? चलें, ओके। अपने पास आप हेडिंग डाल दें जल्दी से, कॉन्सेप्ट ऑफ इशूअर, कि अभी तक हमने जिसकी अकाउंटिंग सीखी थी वो था कौन? इन्वेस्टर। अच्छा, इन्वेस्टर की इक्विटी भी सीखी, इन्वेस्टर की आपकी डेट सिक्योरिटी भी सीखी, और उसमें अलग अलग मॉडल्स भी सीखे। अब हम ऑल टुगेदर बात करेंगे किसकी? इशूअर की। इशूअर वो बंदा है जो डेट सिक्योरिटी इशू करेगा। स्क्रॉल अप कर दें, ये रहा, स्क्रॉल अप हो गया। जी, काफ़ी है, बहुत है, सभी हो जाएगा उसमें। पर यह कि उसको एक बार फिर से कर लेना, सिर्फ क्लास वाले नहीं, मतलब रिवाइज तो करना है ना, रिवाइज लाजमी कर लेना। चलें आगे, कॉन्सेप्ट ऑफ इशूअर। अच्छा, आप मुझे बताएं, जैसे पिछले वाले सवाल में एक बंदा डिबेंचर परचेज कर रहा था या बॉन्ड परचेज कर रहा था, दूसरा बंदा क्या कर रहा था? इशू कर रहा था। अच्छा, पहले तो एक बात बता दो, इशूअर वो बंदा है जिसको पैसे चाहिए, ऐसा ही है, और वो जो सूद बुक करेगा वो उसके लिए एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस होगा। चलें आगे सुनते हैं। यहां पे हमने लिखा हुआ है कंपनी ए इशूड 2000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, यानी कंपनी ए है, उसने इशू किए हैं 2000 डिबेंचर, एक कितने का है? 100 रुपए का। अच्छा, हमने ये कहा, जरा हम यहां पे करते हैं, 2000 इंटू 100 कितना हो गया? 2 लाख। एग्री? पहली बात ये हो गई, यानी ये 2 लाख रुपए इशूअर को पैसे चाहिए, किससे? इन्वेस्टर से चाहिए, और एक डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपए। अच्छा, इस इशूअर ने वादा किया है कि मैं इसके ऊपर आपको जो रिटर्न दूंगा 15% दूंगा, तो इफेक्टिवली ये 15% एक तरीके से एक्सपेंस है इशूअर का। तो सामने वाले की क्या होती है? इनकम, वो अपनी जगह। इसने बोला भाई मेरी जेब से आपको 15% मिलेंगे, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ फंड है, क्या फंडिंग कर रहे तो उसकी कॉस्ट बियर करेगा ये। ओके, अच्छा, अब होता क्या है कि ये इशूअर भाई साहब जब बैंक को अप्रोच करेंगे तो बैंक ये बोलेगा भाई मैं तुझे पैसे अरेंज करके दे रहा हूं। बैंक क्या बोलेगा? पैसे अरेंज करके दे रहा हूं, तो आप भी मुझे कमीशन देंगे। वो अपनी जगह, आप अपनी जगह, मैं उससे भी कमीशन लूंगा, आपसे भी कमीशन लूंगा। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें मैंने यहां पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि मेरी जो यहां पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो कितनी है? 1.5%। तो अच्छा, हमने ये कहा कि यहां पे अगर मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगा दूं
1.5% का 2 लाख 3,000। अच्छा, तो मैं देखो यहां पे इसको लेस कर रहा हूं, एक वजह है वो बताता हूं। नहीं 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 अभी, हाँ ये सही कह रहा है, ये पैसे मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो सामने वाला पता है क्या करेगा, सामने वाला ये करेगा, इंस्ट्रूमेंट को आपको जब पैसे लेके देगा ना, तो वो 2 लाख रुपए उससे लेगा, अपना कमीशन अपने पास रखेगा, बाकी आपको पैसे दे देगा। एक वजह ये है, दूसरी वजह क्या है वो मैं भी बताता हूं। एक वजह ये, नॉट द इंटायर वजह, एक वजह ये है कि मैंने इसको क्या कर दिया, लेस कर दिया, क्योंकि मुझे पैसे नेट मिलेंगे, ग्रॉस नहीं मिलेंगे। अच्छा, मैंने यहां पे ऑल टुगेदर इसका अमाउंट कितना कर दिया, 197,000। अच्छा, ब्रोकर एक इंस्ट्रूमेंट पे 2 लोगों से ट्रांजैक्शन कॉस्ट निकलवाता है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आज आप ब्रोकरेज इंडस्ट्री में बैठे हो तो ब्रोकर जो 2 लोगों को मिलवाएगा, एक बंदा शेयर्स खरीद रहा होगा, दूसरा बंदा शेयर्स, तो कमीशन उससे भी लिया जाएगा, उससे भी लिया, उसका काम ही यही है, वो वर्क ही कमीशन मॉडल पे करता है, तो वो दोनों से कमीशन ले रहा है। तो हमने एक जगह उसकी अकाउंटिंग सीखी, एक जगह अब इसकी अकाउंटिंग सीखनी है। क्लियर है मानिया? आगे सुने। अच्छा, मैं पहले टेक्निकलिटीज पे बात करता हूं, फिर आगे चलते हैं। टेक्निकलिटीज ये हैं कि मैंने सामने वाले को बोला, सामने वाला कौन है अब, इन्वेस्टर। मैंने इन्वेस्टर को ये बोला है कि मैं आपको ईयर 1 में, मैं आपको ईयर 1 में कोई 2 लाख रुपए का 15% दूंगा, कितना आता है, 30,000। अच्छा, आपने कहा 2 लाख रुपए का 15% 30,000, ये आ गया। अच्छा, ईयर 2 में 30 दूंगा, और ईयर 3 में 30 दूंगा। अच्छा, अगर मैं इन सब को टोटल करूं तो ये आ गया सर 90,000। अभी मैं लग रहा है मुझे कि ये कॉस्ट ऑफ इशूअर है, क्या ये, मैं बहुत टेक्निकल बात करूंगा तो आपने फोकस भी बड़ा मतलब अच्छा रखना है अपना, ताकि ये बात पिक हो जाए। सुने, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुझे ये 2 लाख रुपए चाहिए, तो इस 2 लाख रुपए को हासिल करने के लिए मेरी जेब से ऊपर कितने लग रहे हैं, 90,000। हाँ, अभी वो अलग आएगी, पर हम कह रहे हैं अभी तक कितने लग रहे हैं। अच्छा, 90,000 अगर मुझे लग रहे हैं इस पैसे को हासिल करने के लिए, तो मेरी कॉस्ट परसेंटेज टर्म्स में 15 है, मेरी कॉस्ट परसेंटेज टर्म्स में 15 है। अच्छा, पर मैं आपको अगर एक बात बताऊं कि ये तो है ही है, मुझे लगता है कि ये टोटल कॉस्ट ऑफ इशूअर है, ये टोटल कॉस्ट ऑफ इशूअर है। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि यार इशूअर ने अगर 2 लाख रुपए मार्केट से लिए हैं, तो वो 2 लाख रुपए मार्केट से लेने के लिए उसने कितना खर्चा बियर किया है, 93,000। एक तो उसने सूद देना ही देना है, दूसरा ये 3,000 पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट बियर करनी है। तो मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या मेरी इफेक्टिव कॉस्ट ज्यादा होगी? अच्छा देखो, अब आप लॉजिक समझ आ रही है ना कि पहले काम किया हुआ इस पे, कि मेरी दिखने में कॉस्ट कितनी लग रही है, 15, पर रियलिटी में इससे, तो इसका मतलब यह है, इसका मतलब ये हम यहां पे लिखेंगे भी अच्छे से कि IRR in terms of issuer means actual cost, यानी नहीं, उसके लिए एक्चुअल इनकम होती है, इसके लिए क्या है, दोनों में यही तो फर्क है। सर मार्केट से तो अब उसे 197 मिले हैं, 3,000 तो बैंक ने रख लिए, मैंने अकाउंटिंग सिखाई, या मैं अभी सिर्फ आपको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क समझा रहा हूं, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क समझा रहा हूं कि भाई कॉस्ट का मतलब क्या है, एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या है। अच्छा, अगर मैं इशूअर के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो इशूअर के लिए जो उसकी जेब से जाएगा वो कॉस्ट है। तो इशूअर के लिए जो इशूअर ने पैसे देने का वादा किया है वो कितने परसेंट है, 15। पर मैं आपसे पूछ रहा हूं
इस इशूअर की इफेक्टिव कॉस्ट क्या 15 है या 15 से ज्यादा है? 15 से ज्यादा है, तो वो इसके लिए भी IRR ही होगा। इन्वेस्टर के लिए IRR का मतलब होता है एक्चुअल इनकम, इसके लिए IRR का मतलब है एक्चुअल एक्सपेंस, एक्चुअल कॉस्ट। तो मैं आपसे पूछता हूं, इस इशूअर को अपनी अकाउंटिंग एक्चुअल एक्सपेंस पे करनी चाहिए ना? तो वो कैसे करेगा अभी सीखते हैं, उस पर तो अभी हम गए नहीं है। पहले एक फिनोमेना क्लियर कर लो कि इसके लिए IRR का मतलब होता है एक्चुअल कॉस्ट, उसके लिए मतलब होता है एक्चुअल इनकम। पहले बताओ यहां तक बात समझ आती है? इसको जल्दी कॉपी करो ताकि इसी से हम एक सवाल आगे लेके चलेंगे जल्दी से। जी नहीं तो छोड़ ही तो, खत्म हो गई बात। आगे है, बोलो बोलो बोलो। कैसे मतलब, तुम्हारी बात ही नहीं समझा मैं। सर मतलब मैं बोल रहा हूँ, अगर इस बात को छोड़ के IRR इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल, ये बहुत मुश्किल है, मतलब बस ऐसी वर्किंग सीखने कैसे होती है अकाउंटिंग, फिर चल जाएगा ना काम? नहीं चलेगा ना, लोग मार्केट में जलील करेंगे, तुम्हें आता नहीं है। क्या क्यों, कैसे चलेगा? मुझे तुम्हारी बात नहीं समझ आ रही है। अगर मैं इसको छोड़ ही दूं, समझू ही ना, तो फिर IFRS 9 क्यों सीख रहे हो? कॉन्सेप्ट सीख लेना भाई। सर इन्वेस्टर का IRR कम होगा एक्चुअल से और इशूअर का IRR ज्यादा होगा क्योंकि उसकी कॉस्ट है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। यूं समझें, जब मैं किसी बंदे की कमाई की बात करूंगा, सुनना जानी तुम लोगों ने जवाब देना है। जब मैं किसी बंदे की कमाई की बात करूंगा तो वो जितना खर्चा करता रहेगा उसकी कमाई कम होती रहेगी, और अगर मैं इशूअर की बात करूं, वो जितना एडिशनल खर्चा करता रहेगा अरे उसकी कॉस्ट बढ़ती रहेगी। सही ना? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत बात नहीं, रट्टे वाली बात यहां पे चलेगी नहीं। सिंपल बात है, दो उसूल हैं। मैं इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं तो उसके लिए कमाई है, वो जितना ऊपर खर्चा करेगा उसकी कमाई कम होती रहेगी। इसके लिए कॉस्ट है, ये जितनी और कॉस्ट लगाता रहेगा इसकी कॉस्ट बढ़ती रहेगी, तो इसका IRR ऊपर जाता रहेगा, उसका IRR कम होता रहेगा, क्योंकि IRR उसके लिए इनकम है, इसके लिए कॉस्ट है। बात समझ आती है? इस फंडामेंटल प्रिंसिपल को भेजे में फिक्स करना है बगैर रट्टा लगाए। उसके लिए IRR एक्चुअल इनकम, इसके लिए IRR एक्चुअल कॉस्ट है। जितनी कॉस्ट लगाता जाएगा IRR ऊपर जाता रहेगा, वो जितनी कॉस्ट लगाता रहेगा कम होता रहेगा। तो इसमें कोई रट्टे वाली चीज नहीं है, सिंपल उसूल है। जी कब? अभी आएगा, अभी IRR तो मैंने लिखा ही नहीं है ना, वो लिख रहा हूं अभी मैं। पर IRR इसका क्या होगा, क्योंकि इसकी कॉस्ट क्या है, ज्यादा है। पर वो अकाउंटिंग कैसे हो रही है, क्या होगा, अभी सीखेंगे। हमने उस पर बात नहीं की अभी, हमसे पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल क्लियर कर रहे हैं। एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न, IRR होता है एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न फॉर इन्वेस्टर, एंड इशूअर होता है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इशूअर। सही है? हाँ डेट सिक्योरिटी में, इक्विटी वाली भी देखेंगे। अच्छा सर बात समझा दें, 93 का खर्चा 197 हासिल करने के लिए मैं अगेन मान्या और मौलिका दोनों से मैं मुखातिब हूँ, मैंने अकाउंटिंग नहीं सिखाई। वो कह रही हैं कि सर अगर मेरे पैसे इतने कम रिसीव हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो कैसे पहुंचेंगे? मैंने बोला अकाउंटिंग की बात ही नहीं की मैंने। आप अभी यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं हो जाते कि मैंने अभी सिर्फ आप लोगों को क्या सिखाया, IRR का मतलब क्या होता है उसके लिए और हमारे लिए, दैट्स इट। इसके आगे मैंने कुछ बोला ही नहीं है, सिर्फ इतना बता दिया पैसे कितने आए, 197,000। मांगे कितने थे, तो कम क्यों आ रहे हैं? ट्रांजैक्शन कॉस्ट वो काट के देगा। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी वो अभी एक अलग चीज है, पर पहले ये तो समझ लो कि 15% जब वो कह रहा है कि मैं दूंगा, तो मेरी अभी 15% कॉस्ट दिखने में लग रही है। तो 15% कॉस्ट पे मैं कब रुकूंगा, जब मेरी कॉस्ट 90,000 हो। क्या मैं 90,000 बिहेव कर रहा हूँ या उससे ज्यादा? उससे ज्यादा। तो उससे ज्यादा कर रहा हूं तो टेक्निकली परसेंटेज टर्म्स में भी मेरी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, ज्यादा। तो मेरा IRR यहाँ पे ज्यादा होगा, वहां पे इफेक्टिव रिटर्न होता है, यहाँ पे इफेक्टिव कॉस्ट होगी। सही है? तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। मुझेगा और मानिया बात समझ आती है? बिल्कुल अकाउंटिंग नहीं सिखाई मैंने, सिंपल एक ओवरव्यू दिया है। अब ये जितने भी सवाल हैं कि 2 लाख तक कैसे पहुंचेंगे, वापस कैसे होगा, वो सारी अभी सीखनी है चीजें। सही है? पहले मैं खत्म कर लूं फिर बात करेंगे।
सही है, टेक्निकली आप नहीं बोलें, जो मैं बोल रहा हूँ ना अभी वो करेंगे, आखिर में बात करते हैं इस पे कि टेक्निकली क्या है। सही है, अच्छा जी, हो गया जी, कर लो जल्दी कॉपी। सर ये जो 2 लाख निकला है इसको हम फेस वैल्यू देंगे ना? 2 लाख है ही फेस वैल्यू, क्योंकि इसमें कोई फेयर वैल्यू का चक्कर मैंने रखा ही नहीं है। एक्चुअल नेट लायबिलिटी, एक्चुअल नेट लायबिलिटी, ये लोन है, अभी लोन लिया आपने, अब इस लोन को आपको कहां पहुंचाना है, 2 पे, तो उसमें आप जैसे डिसमेंटलिंग के प्रोविजन को ग्रो कराते हो ना, ये भी वैसे ही ग्रो होगा, जिसमें 3,000 रुपये आज क्या हुआ है, नेट हुआ है, एक्सपेंस नहीं हुआ, यही तो सीखना है। 3,000 रुपये की जो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो आपने एक्सपेंस आउट करने के बजाय लायबिलिटी में नेट कर दी, लायबिलिटी कम हो गई। अब इस लायबिलिटी को आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी से ग्रो कराएंगे, और ग्रो कराते 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 कहां पहुंचेंगे, 2 लाख रुपए पे। तो क्या वो जो 197 से लेके 2 लाख रुपए तक का सफर है, क्या वो एडिशनल कॉस्ट है? यस, कितने की? तो हम रट्टा लगाए बगैर ये क्यों नहीं सोचते, जब एसेट होता है तो एसेट में कॉस्ट कैपिटलाइज होती है और वो एक्सपेंस आउट होते होते होते, होते नीचे आ जाता है, यस, वो अमोटाइज होती है। यहां पे लायबिलिटी अमोटाइज होनी है, पर लायबिलिटी जब अमोटाइज होती है तो वो ग्रो होती है। जैसे कि तुम कहते हो ना कि मुझे फ्यूचर में 5 सालों बाद एसेट को डिसमेंटल करना है, तो आप क्या करते हो, आज उसको किस पे रिकॉर्ड करते हो, प्रेजेंट वैल्यू पे, और फिर उसको आहिस्ता 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 क्या करते हो, ग्रो कराते हो, तो वो अमोटाइज हो रही होती है ना लायबिलिटी। इतना सूद बुक हुआ, वैल्यू बढ़ गई, इतना सूद बुक हुआ, वैल्यू बढ़ गई। तो ये भी तो यही है कि आज मुझे 197 मिल रहे हैं, मुझे वापस कितने करने हैं, 2 लाख रुपए। तो मुझे ये स्टैंडर्ड ये कह रहा है ये 3 लाख रुपए वन टाइम एक्सपेंस नहीं है, इसको ओवर द पीरियड एक्सपेंस आउट करो, तो उसको IRR का पार्ट बना दो। तो यानी मैं आपसे पूछता हूं, जल्दी तुमने बता दिया तो गेम अलग है, मुझे बताओ हर साल जो मेरा सूद बुक होगा वो 30,000 होगा या 30 से ज्यादा होगा, 30 से ज्यादा होगा, क्योंकि मेरी इफेक्टिव कॉस्ट ज्यादा है, तो मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इंपैक्ट डालूंगा उसके अंदर। तो वही तो सीख रहे हैं हम, क्लियर है? मौलिका और जल्दी बता दो मानिया, दोनों बातें समझ आती हैं, दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू के प्लीज वेट करो, आगे बताता हूं जल्दी से, अभी चलते हैं। अच्छा, IRR लिख लिया तुम लोगों ने, ये रहा 15.6642%, ये बस अभी मैंने क्लास में आने से पहले निकाला था इसका। ओके, अब मैंने सबसे पहले एंट्री बनाई डे 1 की, और डे 1 की एंट्री के अंदर मैंने कैश किया डेबिट, और हमने यहां पे डिबेंचर पेएबल यस, उसका रिसीवेबल हमारा पेएबल, उसका था राइट टू रिसीव कैश, हमारी ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन टू पे। अमोटाइज कॉस्ट के अलावा एक और है, वो इसके बाद सीखते हैं, अभी अमोटाइज कॉस्ट सीख रहे हैं, सही है। अच्छा, तो हमने कहा ये आ गया 197,000। नहीं 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 नहीं, आज कितना है 197, तुम्हें पे कितने करने हैं, तो तुम इसको ग्रो कराओगे ना, वही तो कॉस्ट है। हाँ देखो, हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा मुझे सामने से 2 लाख रुपए मिलने थे, सामने वाले ने अपना कमीशन काटा, मुझे कितने दे दिए 197, तो मैं कह रहा हूं मैंने 3,000 रुपए वन टाइम एक्सपेंस करने के बजाय लायबिलिटी में नेट कर दिया, और ओवर द पीरियड लायबिलिटी को क्या कराऊंगा, ग्रो कराऊंगा, एक्सपेंस बुक करूंगा, क्योंकि मुझे उसको 3 सालों में एक्सपेंस करना है। तो शो हो रहा है ना, नेट हो गया ना इसमें। तो जब एसेट कैपिटलाइज करते हो तो क्या अलग से दिख रहा होता है कि उसके अंदर ये डाला है? 5 लाख के अगर आपने बॉन्ड खरीदा है ना, तो 5 लाख के बॉन्ड में जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड करती हो ना, वो उसमें ऐड होते हुए वर्किंग में दिख रही होती है, कैपिटलाइज तो पूरा होता है ना।
नहीं 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 नहीं, मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये कैसी बात कर दी आपने? सर पिछले सवाल में एक मिनट कंप्लीट कर लूँ मैं। इधर 5 लाख में 20,000 ऐड किए, ये ऐड करके पहुंची हो ना 527 तक। तो एसेट हम रट्टा क्यों लगाते हैं? एसेट के अंदर जो चीज कैपिटलाइज होती है वो ऐड होती रहती है, लायबिलिटीज के अंदर जो चीज कैपिटलाइज होती है वो माइनस होती रहती है। तो मतलब मैं अलग क्यों दिखाऊं? मुझे पता है ना इसके अंदर माइनस हुआ हुआ है और मुझे पता है इसके अंदर ऐड हुआ हुआ है। शेड्यूल कहां से शुरू करते हो? 527 800 से। बोला सर बट यहाँ पे तो फेस वैल्यू और प्रीमियम दोनों ही एक ही इंसान को जा रहा है ना, जबकि हम जो अभी कर रहे हैं वहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट बैंक को, इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट किसको जा रही थी? बैंक को, इसमें किसको जा रही है? बैंक को। तो दोनों में क्या फर्क है? यहां पे भी कैपिटलाइज की है, एसेट है, एसेट में कैपिटलाइज करोगे, एसेट को कम करना है तो एसेट क्या होता रहेगा? देखो भाई सिंपल उसूल है। आई बिलीव के वी नीड टू रिवाइज द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग ऑफ FAR1 और PRC। पहली चीज, एक चीज नहीं, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक वी नीड टू करेक्ट इट राइट नाउ। आप सिंपल बोलो ना कि आपने एक चीज खरीदी, आप उसको कैपिटलाइज करते हो और आपको कम वैल्यू पे जाना है तो एसेट कम होगा तो क्या होगा? एक्सपेंस होगा। अब लायबिलिटी को ग्रो कराना है तो क्या बुक करोगे? एक्सपेंस। यानी भाई ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है ना कि आपके एसेट्स में रिडक्शन होती है तो आप एक्सपेंस बुक करते हो। तो मैं यहां पे क्या बुक करता था? और लायबिलिटी ग्रो होगी तो क्या बुक करोगे? एक्सपेंस। भाई आज लायबिलिटी कम है, फ्यूचर में लायबिलिटी ज्यादा है तो मैं क्या बुक करूंगा? एक्सपेंस। तो मैंने क्या किया, उस 3,000 रुपए की ट्रांजैक्शन कॉस्ट को वन टाइम एक्सपेंस करने के बजाय लायबिलिटी में नेट कर दिया। लायबिलिटी में बेसिकली कैपिटलाइज कर दिया। और लायबिलिटी में कैपिटलाइजेशन कैसे होती है? जब उसमें से कोई चीज क्या हो जाए? नेट हो जाए। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग इज द बेसिक एग्जांपल फॉर यू गाइस कि मुझे फ्यूचर में 5,20,000 पे करने, उसकी आज वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो आप लायबिलिटी को ग्रो कराते हो, क्या बुक करते हो? एक्सपेंस। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, फिर मैं ये कह रही हूँ कि ये हो तो रहा है कैपिटलाइज, लेकिन मैं कह रही हूँ कि हम अलग से दिखाएंगे नहीं कैसे में, बस मैं किस में दिखाएं बेटा? किस में दिखाएं? किस में दिखाएं? एंट्रीज में कैसे दिखाऊंगा मैं? आप पता है यूं कर लो, मैं आपका जो मसला है ना वो मैं यूं सही कर लेता हूं। आप यूं कर लो, सही है? आप इसको नहीं बनाएं, आप यूं कर लें। डे 1 पे आप 2 एंट्री बनाएं, सही है? आप एक काम करें, कैश लेके आए और डिबेंचर पेएबल कितने से रिकॉर्ड करें? 2 लाख रुपए से। बैंक बोलेगा 1 मिनट रुक, इधर आ, 3,000 रुपए दे मेरे। अब क्या करूं? कैश को क्रेडिट, डेबिट क्या करूं? अच्छा, इस कैश में से ये माइनस करो, कितना आता है? कितना बुक किया है? लायबिलिटी कितने से रिकॉर्ड की? कितने से कम की? कितने से बुक की? मैं क्यों करूं ये? जब आई नो कि मुझे पहुंचना यहां पर है। वी आर नॉट सिटिंग इन अ बीकॉम एग्जामिनेशन, वी नो के आंसर क्या आना है। डे 1 पे मैं 2 एंट्रियां बनाऊं। सर हाउ इज दिस डिबेंचर पेएबल? ये तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ना, बैंक में 3,000 रुपए जो मैंने दिए ना बेटा, जब मैं इन्वेस्टर होता हूं तो कैश को क्रेडिट करके डेबिट क्या करता हूं? 1 मिनट। और डेबिट क्या होता है? यानी बातें नहीं, रिक्वेस्ट है मेरी, बातें नहीं। हाँ बेटा मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब इन्वेस्टर होते हो तो कैश को क्रेडिट करके डेबिट क्या करते हो? इन्वेस्टमेंट। एक्सपेंस आउट क्यों नहीं किया? सर क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट है, हम पैसे लगा रहे हैं। नहीं, गलत बात, जवाब गलत है। आप कैपिटलाइज कर रहे हो, मैं ओवर द पीरियड एक्सपेंस आउट करूंगा। ये मैंने सिखाया ना। हाउ यू कैन से कि मेरी इन्वेस्टमेंट है? आप जवाब सही तो आप बोलो मैंने उसको कैपिटलाइज किया क्योंकि मैं उसको ओवर द पीरियड क्या करूंगा? एक्सपेंस आउट करूंगा। उसका जवाब ये है। क्लियर है? एक्सपेंस नहीं किया। अब लायबिलिटी में आ जाओ। इशूअर एक अलग बंदा है, उसने भी पैसे दिए। अब वो सोच रहा है मैंने कैश तो क्रेडिट कर लिया, मैं डेबिट क्या करूं? एक्सपेंस नहीं। स्टैंडर्ड कह रहे तुम्हारे कितने सालों का एक्सपेंस है? 3 सालों का एक्सपेंस है। तो मैंने एक्सपेंस डेबिट करने के बजाय, एसेट तो है ही नहीं मेरे पास, लायबिलिटी है, तो अपनी लायबिलिटी को क्या कर रहा हूं मैं? तो मैंने भी तो यही किया है। अब लायबिलिटी को कम रिकॉर्ड करके इसको 197 को कहां पहुंचाऊंगा? तो मैंने IRR कैसे निकाला? मैंने कहा आज अगर 197 किसी से लिए हैं, बैंक में आज 197 लूं किसी से,
और किसी को 2 लाख वापस करने हैं तो मुझे कितना टाइम वैल्यू ऑफ मनी देना पड़ेगा वो निकाला हुआ है IRR में। क्लियर है? प्लीज डोंट मिक्स अप द कॉन्सेप्ट्स। इन्वेस्टर इज समथिंग एल्स, इश्यूअर इज समथिंग एल्स। क्लियर है? तो हमने आपको अलग करके भी बता दिया भाई। अब अलग वाला मामला तो खत्म हो गया ना। अलग अलग एंट्री बनाओ तब भी आंसर एक ही आएगा, एक बनाओ तब भी आंसर एक ही आएगा। तो क्या ये नीचे वाली लिखी रहने दूं या कटा दूं? उसको हटा देते हैं उसको। अच्छा भाई मुझे ये बता दो, मानिया और मौलिका और यूजर वगैरह सब बता दो कितनी भाई बात क्लियर है ये वाली, जल्दी से। इसको मैं हटा रहा हूं, ये हो गया जल्दी से। मानिया कह रही है ओके हो गया, ओके। या तुम कुछ पूछ रहे थे? 1 मिनट जानू, कुछ पूछ रहे थे तुम? हो गया क्लियर? हाँ जी। वो जो आपने POV बेसिक बताया कि एसेट के अंदर अगर कैपिटलाइजेशन कॉस्ट कोई होती तो ऐड करना है और लायबिलिटी होती तो लेस करना है। तो लेस कर देंगे। और लेस करने की लॉजिक ये है ना कि आप एक बिग लायबिलिटी को बोल रहे हो कि आज मैं कम पे रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि इसको ग्रो करा सकूं और उसका एक्सपेंस ओवर द पीरियड बुक कर लूं। यानी अगर फॉर एग्जांपल तुम एक 3000 का एक्सपेंस आज नहीं बुक करना चाह रहे तो तुम उससे अपनी लायबिलिटी को क्या कर दो? कम कर दो, ताकि तुम उस लायबिलिटी को फिर ग्रो कराओ। एज इफ कि तुमने आज किसी से 197 लिए हैं और 2 लाख हैं, तो मैं टेक्निकली ये अगर S = P का फॉर्मूला भी लगाऊं तो मुझे पता लग जाएगा मुझे कितना और सूद बुक करना है यहां से लेके वहां तक। तो तभी देखो मेरा इफेक्टिव जो कॉस्ट है वो 15% या उससे ज्यादा है। इसमें जो इंक्रीमेंटल इंपैक्ट है वो, अच्छा अगर हमने अभी अकाउंटिंग सही की ना तो इसका मतलब यह है कि हम आखिर में कहां पे जाके पहुंचेंगे। और हर साल सूद कितने का बुक होगा? 30 का या 30 से ऊपर का? 30 से ज्यादा का। अच्छा भाई अब हमने ये कहा सिंपली ओपनिंग कैश और एक्सपेंस आएगा। एक्सपेंस लिख लो भाई। जी भाई ये सवाल था कि FVTPL में हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट अभी कौन सा है? अभी एमोर्टाइजेशन। बस अभी रुक जा, आगे चलते हैं, फेयर वैल्यू टू P&L पे आते हैं, सब बताऊंगा। अभी हम क्या कर रहे हैं? अमोर्टाइज कॉस्ट। पहले इसको चलने देना, ये तो खत्म हो। अभी मुश्किल से तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट खत्म हुई है, इसमें कहाँ जानी है? सही है, इधर रुक जा, इधर। अब हमने कहा ईयर 1 190। भाई जल्दी बता दो वाई नॉट 200,000 नेट कर दी है ताकि एक्सपेंस आउट ना हो सके, वरना एक्सपेंस आउट करनी पड़ जाती। 3085। अच्छा 3085। तो यार ये तो 30 से ऊपर निकल गया, फिर क्या होगा? बढ़ जाएगी। तो अच्छा इसमें अमोर्टाइजेशन बताते हो तो मजा आ जाएगा। कितने की है? 858। अमोर्टाइजेशन कितने की है? 858 की है। अच्छा अब मुझे जल्दी से ये भी बता दो हम उसको पैसे कितने देंगे? जो एग्री है वो तो अपने चलता रहेगा, बाकी अपनी अपनी अकाउंटिंग है। क्लोजिंग कितना आ रहा है? यस मोहम्मद अनीस, बिल्कुल ऐसा ही है। क्लोजिंग कितना है जानी? 197858। अच्छा अब अगर मैं 31 दिसंबर की एंट्री बना लूं तो आपने कहा कैश मेरे पास से कितना जाएगा? वो जो मेरा उससे एग्री हुआ है, बाकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट की अकाउंटिंग मेरी अपनी है, उसका उस इन्वेस्टर से कोई ताल्लुक नहीं है। 30858। अच्छा अब आपने कहा ये आ गया डिबेंचर पेबल। हाँ भाई क्या लायबिलिटी ग्रो हो रही है? अच्छा अब यूं सोचो ना उलट, उसमें इन्वेस्टमेंट कैपिटलाइज होती है, कम होती रहती है। यहां पे एक्सपेंस बुक हो रहा है, लायबिलिटी ग्रो हो रही है, क्योंकि ये इसके मसाइल हैं वो उसके मसाइल हैं। वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज करके एक्सपेंस करता है, हम लायबिलिटी में नेट करके ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि लॉजिक है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है अकाउंटिंग का, जब एसेट रिड्यूस होता है तो एक्सपेंस में कन्वर्ट होता है, जब लायबिलिटी ग्रो होती है तो एक्सपेंस में कन्वर्ट होती है। बात समझ आ रही है दोनों? चलें ओके। अब हमने कहा ये तो हो गया ईयर 1, ईयर 2 में चलते हैं। 30 ये 30 ही आ गया, खाली मैं इसको पेस्ट कर लूं 1951 और ये आ गया 197
858। चलें सर, ये तो हमारी एंट्री हो गई दूसरे साल की। हम ज़रा यहाँ पर अलग बना लेते हैं। 31 दिसंबर 2000, बल्कि 2000 तो है ही नहीं, ईयर 2 है। इंटरेस्ट एक्सपेंस यहाँ पे आ गया 30993, और हमारे पास से जो कैश जाएगा वो अगेन कितना है? 30,000। और डिबेंचर पेएबल हमारा, अच्छा फिर मुझे समझ आ रहा है कि इस साल मैंने अमोर्टाइजेशन कितनी बुक की है? 993 की, सही है ना? अच्छा, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी अमोर्टाइज हुई है ना? हाँ बिल्कुल। तो देखो ना, इस पे मुझे बताओ, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपने लायबिलिटी में नेट की थी और एक्सपेंस आउट नहीं की थी, तो वो ग्रेजुअली क्या होती जा रही है? एक्सपेंस आउट। और एक्सपेंस आउट हो रही है तो एसेट कम हो रही है, लायबिलिटी ग्रो हो रही है, क्योंकि वही कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज का कम होना एक एक्सपेंस है, यानी एसेट का कम होना एक एक्सपेंस है, और लायबिलिटी का ग्रो होना भी एक एक्सपेंस है। तो वही तो प्रिंसिपल पे चलता है ये फर्स्ट 9। क्लियर है? चलें, ओके। अब मुझे अच्छा मौलिका बात समझ आती है, जल्दी बता दो आगे। फिर हमने कहा ईयर 3 पे 198851। क्या ये 2 लाख रुपए आता है? 50 कर लें? नहीं बल्कि सही है, 51 है ना, वो सही है, खुद ही राउंड ऑफ हो गया। अच्छा, तो अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन तीनों को सम करूं, 90 नहीं होगा, 90 कैश का है, तो 3000 जो वो ओवर द पीरियड तुमने एक्सपेंस बुक किया वो इसमें आ गया, और वो लायबिलिटी ग्रो होते 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 तो कहाँ पहुंच गई? 2 लाख रुपए पे। और आखिर में क्या करेंगे? डिबेंचर पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। जो सौदा हुआ था उसी की बात हो रही है। क्लियर है? ऑनलाइन वालों जल्दी बता दो, बात समझ आती है? थोड़ा सा सवाल रखना होता है। हाँ जी, अभी बनाते हैं, तो इसको हम पहले अगले पेज पे ले जाएं, या इसको थोड़ा सा यहाँ जगह बना लेते हैं। चलें जी, ये हो गया। आखिरी एंट्री बनाते हैं पहले 31 दिसंबर की। इंटरेस्ट एक्सपेंस और 1149। अच्छा, अगर ये जो तीनों येलो हाईलाइटेड हैं इसको सम करूं तो 3000 के इक्वल आता है। यही वो एक्सपेंस है जो एडिशनली बुक होते 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 अपने उस वैल्यू पे पहुंचा है। अच्छा, अब आखिर में एक एंट्री बन जाएगी 2 लाख रुपए से और कैश, क्योंकि यहां पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। एग्रीड है? पक्की बात है? चलें इसको कॉपी कर लें, कॉपी कर लिया तो फिर आगे चलते हैं। चलें चलें कर लें कॉपी। सबसे मुश्किल स्टैंडर्ड है IFRS 9, फिर इसके आगे एक और बला बैठी हुई है डेफर्ड टैक्स, इसके आगे एक और बला बैठी हुई है लीजेस, और फिर कंसोलिडेशन। ये मतलब फाइनल वाला नहीं है, पर यहाँ फाइनल में अलग है, यानी फाइनल का 30% है यहाँ पे, तो वो हुक्म के इक्के हैं, वो अलग मजे की चीज़ें हैं, मज़ा आएगा उसमें। डे 1 पे इन्वेस्टर को या इशूअर को? हाँ, तो वो एंट्री भी किससे बनाई है? तो कमीशन भी तो दे रहा है ना, वो कमीशन भी दे रहा है ना। अगर आज मैं अपनी प्रॉपर्टी सेल करने जाऊं तो सौदा जिस पे भी हो तो वो ब्रोकर को कमीशन देना पड़ेगा। तो नेट रियलाइजेशन तो उतने की होगी ना जितने नेट पैसे आएंगे। तो अकाउंटिंग में तो देखो ट्रू पिक्चर पे हो रही है ना, क्योंकि तुम खुद कह रहे हो 197, यानी मुझे नीड थी 2 लाख रुपए की, अब क्या करें, अब पैसे ही कम आएंगे, तो फिर अकॉर्डिंगली वो पैसे लेके अकाउंटिंग भी उसकी की है। क्लियर है? तो अगेन फिर अकाउंटिंग उससे शुरू होगी।
क्योंकि वो फिर वो कमीशन उस पर मांगेगा, अकाउंटिंग नेट से कैसे कम हो जाएगी? फिर पैसे कम हो जाएंगे। हम 2-3 मांगे तो 2 मिलेगा, 3 करेंगे। 2 से नहीं ना, 3 पे 3 नहीं बनेगा ना। वो वही बनेगा ना, वो तो अपने हिसाब से ही मांगेगा ना कमीशन, सही है। तो जिस भी वैल्यू पे तुम सौदा करोगे उस वैल्यू पे कमीशन लगता है, तो वो वैसे ही डिडक्ट होगा, सही है जी। इससे जो ऑडिट का एग्जाम था ना, मैं दिया है एक बार, तो मैंने उसमें मुश्किल IFRS से लिंक करके आंसर किए। हाँ सही है, बेहतरीन है, IFRS 9, 17 और ये वाले सही है। एम्बेडेड डेरिवेटिव का टाइम क्या है। तो ये पेपर में था जो तुमने लिखा है, हाँ लिंक किया मैंने। बस सही है। अच्छा चलें, एक सवाल जल्दी से आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये जल्दी से मुझे करके बताओ, ये है इशूअर के पर्सपेक्टिव से, जल्दी से। तो इसके बाद ये दूंगा ना तुम्हें। चलो अच्छा, पहले आगे जाने से पहले इधर 1 मिनट रुक जाओ, अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। तुम लोगों ने तो सवाल पूछ पूछ के दिमाग की इधर, अब तुम लोग बताओ मुझे, इधर सुनो, तुम लोग मुझे बताओगे, सही है। इधर आज तू बताएगा जानी, आज तूने पूछा नहीं है कुछ, फिर भी बताएगा तू, सही है। तो सुनो, मुझे एक बात बताओ जल्दी से, अगर इस सवाल में डिस्काउंट होता, बड़ा केयरफुली सुनना सवाल को, तुम एब्जॉर्ब कर लेना, बताना नहीं है, अभी ऑनलाइन में तो तुम भी है, क्योंकि देखो अगर मुझे सिर्फ खाली एंट्री सिखानी होती तो कहानी कब खत्म होके IFRS 9 खत्म हो चुका होता। हम कॉन्सेप्चुअल बात कर रहे हैं। सुनो, मुझे एक बात बताओ, इस सवाल में इशूअर ने डिस्काउंट दिया होता, अच्छा इसका मतलब है इशूअर को पैसे कम मिलते और पैसे वो वापस देता। अच्छा मुझे बताओ IRR क्या होता है इशूअर का? इशूअर को डिस्काउंट नहीं मिला, इशूअर ने डिस्काउंट दिया है तो उसको पैसे, फॉर एग्जांपल 100 रुपए का बॉन्ड है, 95 पे मैंने लिए पैसे और ऊपर से कमीशन अलग दिया तो और पैसे कम हो गए, तो मुझे पैसे देने वापस 100। मुझे बताओ IRR क्या होगा? सही कह रहा है। तो यानी अगर, अब देखो कनेक्शन है ना इसका, लॉजिकली समझ लो तो बात ही खत्म हो जाती है। अगर इशूअर डिस्काउंट देगा तो उस भाई को पैसे और कम मिलेंगे, वो एक और कॉस्ट आएगी, तो कितनी कॉस्ट हो गई? 2 कॉस्ट हो गई, और वो 2 कॉस्ट की वजह से इसका IRR, तो यानी वो डिस्काउंट भी एक्सपेंस आउट नहीं करेगा, वो भी ओवर द पीरियड आएगा, कैसे ग्रो कराता रहेगा, जैसे उसका प्रीमियम था। यस, तो उसके वक्त में उसका सोचेंगे, इसके वक्त में इसका सोचेंगे। अच्छा अगर इशूअर का प्रीमियम होता, सही बोल रहा है, IRR, क्योंकि कॉस्ट क्या हो जाती, क्योंकि हम कह रहे हैं सही है भाई, नाम के पैसे ले रहे हैं तो जो कॉस्ट है उसमें कुछ बचत हो जाएगी, क्योंकि मैं आज उससे पैसे ले रहा हूँ ज्यादा, वापस करूंगा तो एक एक्सपेंस भी बुक हो रहा होगा, उसके साथ साथ इनकम नेट हो रही होगी ओवर द पीरियड। एवरीथिंग विल बी एम्बेडेड इन IRR, सही है। यानी आप बोलते हो आज इतने पैसे लगाऊं फाइनेंशियल मॉडलिंग में, इतने 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 पैसे मिलेंगे, आखिर में इतने मिलेंगे, बताओ इफेक्टिव रिटर्न कितना है, इफेक्टिव कॉस्ट कितनी है। क्लियर है? चलें, वेरी गुड यार, बिल्कुल सही बताया, बेहतरीन। अब आ जाओ इस पे, अब ये करो। मेरे को बता था तुम यही पूछ रहे हो, मैंने कहा अब जरा इस पे प्रीमियम चार्ज करता हो गया ना, नहीं इसी वाली बात। यस बिल्कुल मानिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। वैसे तुम लोगों को पास पेपर तो अब तक आसान लगा ना, उसमें तो कोई मसला नहीं है ना, सिंपल सिंपल 1 साल की मासूम सी एंट्री है। आगे अगर करेक्शन ऑफ एरर भी तुमसे हैंडल हो गया तो वो भी इसके खाली वो बोलता है अकाउंटिंग ये हुई भी है और होनी ये चाहिए थी,
मतलब वो बता देता है कि भाई ये एंट्री हुई है, बताओ सही क्या होती, बस वो भी इजी है। मतलब अगर आपको अकाउंटिंग आती है ना तो वो खुद हो जाएगी, अभी देखना। फोर्टी टू का डिफरेंस आ रहा है, उसका मसला नहीं है, वो राउंडिंग ऑफ का होगा। अनलेस के 42,000 हो, वो मामला अलग है। हाँ भाई, ट्रांजैक्शन कॉस्ट 30,000 की है, 30 है ना। एक मिनट सर करने के। बस ये 970 निकालो, आप करें खाली वैल्यू निकालिए। ये हो गया पहला दिन 970। डन। कर तू कर, बताइए ना कि सही है या नहीं है। सही है, आराम से करो, कोई मसला नहीं है। मैं थोड़ा एवरेज हूँ। हाँ नहीं भाई, मैं तेरे से ज़्यादा एवरेज हूँ, सुकून से कर, कोई मसले वाली बात नहीं है। और ऐसे कभी नहीं कहते कि मैं एवरेज हूँ, समझ लो बाबू, कभी नहीं कहना ऐसे इधर, क्योंकि आप हैं जो हैं, सब हैं,
इधर, अच्छा खैर 970 10 8956 और ये 1 लाख 978956 978956। अच्छा अगर मैं सिंपली पहले साल की एंट्री में 1 लाख रुपए निकाल दिए और इंटरेस्ट एक्सपेंस आपने 108956 आ गया, 1089। ओके, तो आपके पास बॉन्ड पेबल आ गया। इंस्ट्रूमेंट का ख्याल रखना है एग्जाम में, वो कोई भी हो सकता है। अच्छा यानी इस साल आपकी इतने की अमोर्टाइजेशन हुई है एडिशनली जो आपको वहां पहुंचने के लिए करनी है। अच्छा ये हो गया आपका ईयर 2020। 1099 क्लोजिंग। तो आपने कहा कि यहाँ पे आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया 1099 और कैश वही 1 लाख। ये दूसरे साल की अमोर्टाइजेशन आ गई। अच्छा और हमने यहाँ पे 2022 988 तो ये कितना आ गया? बस सिंपल थीम ये है इसकी, रिडेम्पशन एट डिस्काउंट और प्रीमियम। हाँ बिल्कुल आएगी, वो कराऊंगा अभी, आगे कराऊंगा एडिशनली। अच्छा सिंपल थीम ये है कि जो डे 1 पे आपने एडिशनल कॉस्ट बियर की है ना, उसने आपने एक्सपेंस आउट करने के बजाय लायबिलिटी में नेट कर दिया, ताकि आप उसको ग्रो करा के वहां पहुंचा दें, ओवर द पीरियड उसका एक्सपेंस बुक हो जाए। क्लियर है? चलें अब इसी कॉन्फिडेंस पे, बेहतरीन, अब इसी कॉन्फिडेंस पे। अच्छा इसमें सुनना, इसमें एग्जामिनर ने एक अजम्पशन ली हुई थी जो कि उसको नहीं लेनी चाहिए, वो ये थी कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट सिर्फ इशूअर ने पे की है। यानी ये सवाल है दोनों के पर्सपेक्टिव से, इन्वेस्टर भी और इशूअर भी। प्लीज मेरी बात सुनना, इन्वेस्टर भी और इशूअर भी है, दोनों पर्सपेक्टिव से पूछा। बट इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो उसने अज्यूम किया वो सिर्फ किसने पे की है? इशूअर ने, क्योंकि वो बोल रहा है इशू करते वक्त ही आई है। तो देख लेना, यानी जिसका भी नाम लिखा हुआ है ना, वो बोल रहा है बस उसने पे की, उसके अलावा सामने वाले काउंटर पार्टी ने पे नहीं की है। तो प्लीज उसको अच्छे से सॉल्व करना, देख के समझ के। और एंट्री सिर्फ देखो कितने साल की बनानी है, 1 साल की, बस जल्दी से। नहीं अभी आज क्या, 1 साल। इशूअर भंगी कल पढ़ा ही नहीं था। अबे छोटी चरस पढ़ा ही नहीं है, आज पढ़ाया है। कल वाले भी शामिल हैं, सॉरी प्लीज करो उसको। नहीं वो पूछे कि कल वाले कॉन्सेप्ट हैं इस सवाल में या नहीं है। भाई अब तो जो भी सवाल आएगा उसमें सारे कॉन्सेप्ट होंगे ना, जल्दी कर। मैं सोचता हूँ अगर मैं पाकिस्तान से बात चला जाऊँ तो ये मासूमियत नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी। नहीं वहां पे बच्चे ही नहीं है। आप देखो दोनों में, अब तो आपने अप्लाई करना है। बिल्कुल बहुत आसान है, आप खाली रीड करें, पहले एक एंगल को पकड़ें कि पहले इन्वेस्टर की अकाउंटिंग करूंगा या इशूअर की। पहले आप इन्वेस्टर की कर लें, तो इशूअर कर लो पहले। मेक इट वेरी सिंपल, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर देखो अगर प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो प्रीमियम तो ऐड ही होगा ना, प्रीमियम तो ऐड ही होगा, लॉजिकल बात है, क्योंकि फेस वैल्यू में प्रीमियम ऐड होगा, वो पैसे मिलेंगे। एग्रीड है? तो आप ऐड करेंगे, उसमें क्या इशू है। हमेशा फेयर वैल्यू निकालनी है, फेयर वैल्यू,
तो फेयर वैल्यू निकालने के लिए आपको प्रीमियम ऐड करना होगा। हाँ, जिसमें लिखा हुआ है ना जिसने पे किया है उसकी है। वैसे एग्जामिनर को आपको ये बोलना चाहिए सस्ती चार्ज एग्जामिनर को। सर यहाँ पे तो प्रीमियम है। प्रीमियम नहीं है, नहीं होगा। वो तो वैसे पूछ रहे थे कि अगर प्रीमियम हो तो क्या करना है। पर ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10 ईच, लिखा हुआ तो है। ये तो था नहीं, तो अगर इशूअर प्रीमियम ले रहा है तो सामने वाला दे भी तो रहा है। तो वो उसका एक्सपेंस होगा, उसका हो जाएगा। इसका भी इसकी इनकम होगी, पर वो आपको सोचने की नीड नहीं है ना, तो IRR में एम्बेड हो जाएगी। आप सिंपल एक काम करो, मुझे इशूअर से करके दिखाओ, पहले हम इशूअर करते हैं, सही है, फिर इन्वेस्टर करेंगे। सर जब आप इशूअर के लिए करेंगे तो पूरा 1.6 मिलियन लेंगे ना? यस यस, क्योंकि वो तो सबसे पैसे ले रहा है, बिल्कुल। यस, बाकी तो कोई और भी खरीदेगा ना, तो इशूअर तो सबको इशू कर रहा है। आप सबको इशूअर की अलग पूरी, हाँ। सही है, इसका रुपीस से जो मिलियन है वो ले सकते हैं। कौन सा? रुपीस से मिलियन लिख के इंक्रीज बना सकते हैं। नहीं, बस वैसे ही कर लो, मिलियंस में सही है, मिलियंस में बना लो, कोई मसला नहीं है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। कोई मसला नहीं है। यस बिल्कुल, अगर एनालिसिस कर रहे हो यूजर, आप अगर एनालिसिस कर रहे हो तो होगा, पर एनालिसिस नहीं करो भाई, इसमें एनालिसिस करने की नीड है, पहले साल की एंट्री बना के खत्म करो। वो तो हमने वो तफरीह लगाई हुई थी ना कि आखिर तक पहुंच रहे हैं तो समझ रहे हैं तो क्या हो रहा है। ये तो बोल रहा है भाई 1 साल की एंट्री बना, आगे बढ़ गया भाई अगले सवाल पे। इसमें कोई वो 2 नंबरिया नहीं करो कि पूरा शेड्यूल बना रहे हो। और मैंने आपको क्या बोला था, ये IRR भी सही नहीं निकाल के देता, अपने हिसाब से बोले अकाउंटिंग कर ले, तो तुम अगर पेपर में तो फंस जाओगे, खुद ही बोलोगे भाई तो मैच ही नहीं हो रहा। अबे तो भाई उसने IRR ऐसे ही दिया हुआ तुम्हें हवाओं में, सही है ना, तो तुम बस अकाउंटिंग करो उसकी। सर जो कूपन रेट दिया हुआ है ये तो आपका वो है जो एक्चुअल रेट वो चल रहा है मार्केट का, और जो 15% 40% दिया हुआ है ये आपका आया है। हाँ, तो आप देखो IRR कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं करना। इशूअर प्रोवाइड करता है, हाँ, पर इनकम भी ओवर द पीरियड बुक होगी ना, उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पर कॉस्ट उसकी कम तब होगी जब प्रीमियम ज्यादा हो और ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या हो, कम हो, तो होगी ना एडिशनल इनकम। वरना जो कॉस्ट होगी उसमें हल्की सी बचत हो जाएगी। ₹10 का अलग प्रीमियम है, यस बिल्कुल। सर इंटरेस्ट एक्सपेंस कम आ रहा है और कैश दे रहे हैं वो ज़्यादा आ रहा है। इंटरेस्ट एक्सपेंस कम आ रहा है। कम आ रहा है ना, तो उसमें फायदा है ना हमें, तो आपकी लायबिलिटी बढ़ने के बजाय क्या होगी, अब कम होगी। अच्छा, मुझे वैसे इसमें बताते हो, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पहले अगर कहूँ कर रहे हो, चलो ओके, पर इशूअर का जल्दी बना के दो फिर। सर जो इंक्रीज आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे, इनकम कहेंगे या क्या कहेंगे, जिससे हम डिबेंचर पे अमोर्टाइजेशन ऑफ इनकम, एंट्रीज के अंदर एंट्री में कुछ भी नहीं लिखना होता, डिबेंचर पेबल लिख देंगे डेबिट के अंदर बस जो कम है। बस।
इशूअर हो गया है? चलें, ये भी बच्चे कह रहे हैं ऑनलाइन में कि इशूअर हो गया। भाई बाकी बच्चे मानिया और सब हो गया इशूअर? सर वो इशू बोल रहे हैं, इशू हो गया। नहीं नहीं नहीं, हो गया इनसे। अच्छा भाई, फेस वैल्यू जल्दी बता दो कि भाई जब मैं इशूअर के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा तो 1.6 मिलियन पूरा ही है। अच्छा, अब इन भाई ने प्रीमियम भी लिया है, अच्छा वो कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसोसिएटेड विद द इशूएंस ऑफ दीज डिबेंचर्स, यानी सिर्फ इशूअर ने बियर किए। अच्छा वो कितना आ गया? 5.5 पर डिबेंचर। तो हमने यहाँ पे 8.8 मिलियन, यही है। अच्छा अब प्लीज यार खुदा के वास्ते यहाँ पे देखना, एक चीज सिखानी है तो प्लीज सुनो। मुझे बताओ, ये जो पैसे मुझे आज वापस, मतलब आज मिले, मुझे ये वापस नहीं करने हैं, तो ये मेरी इनकम है जो ओवर द, यानी लायबिलिटी रिकॉर्ड होगी ज्यादा, पे होगी, तो अब लायबिलिटी उल्टा रिवर्स हो रही होगी और इनकम में कन्वर्ट हो रही होगी। पहले क्या होता? लायबिलिटी ग्रो हो रही थी, यहां पे लायबिलिटी कम होगी। अच्छा वैसे तो मेरा फायदा 16 मिलियन का होता, पर एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट हुई जिससे फायदा क्या हो गया? पर अब मुझे तुम बताओ, आज तुम्हें जो पैसे मिल रहे हैं और आपने यहां पे डिबेंचर पेएबल कितने से, अच्छा मुझे बताओ 167.2 मिलियन आज आपको मिल रहे हैं, आपने वापस कितने करने? 160। तो टेक्निकली ओवर एंड अबव आपको 7.2 मिलियन का फायदा है, कॉस्ट कम हो जाएगी आपकी। तो जो सूद पे करोगे ओरिजिनली उसमें इतने की बचत भी है, तभी वो आपका आईआरआर क्या है? कम है। पहले बताओ लॉजिक समझ आ रही है? आईआरआर का कम होने का मतलब है यहाँ पे आपका एक्सपेंस कम हो चुका है। पहले वाले केसेस में एक्सपेंस क्या आ रहा था? ज्यादा आ रहा था। और मैं क्यों इस लॉजिक्स पे काम कर रहा था? ताकि एटलीस्ट एक बार सवाल को देख के समझ तो आए कि मैं अकाउंटिंग प्लस माइनस सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा। अच्छा मुझे एक बात देख के बताओ, यहां पे वो कह रहा है अप्रोक्सीमेट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वर 15% एंड 14% फॉर जेएल एंड केएल। अच्छा अब मसला ये है कि हम जेएल की बात कर रहे हैं, तो मुझे एक बात बता दो, तो वो तो 16% बोल रहा था, कम हो जाएगा। वेरी गुड। तो हम ये कह रहे हैं कि जो मैं उसको पैसे पे कर रहा हूं उसमें एक बचत है कि वो जो मैंने उससे पैसे डे 1 पे लिए थे ना, उसमें से पैसे मुझे कम करने पे, तो मैं असल में एक एक्सपेंस बुक कर रहा हूँ, एक इनकम बुक कर रहा हूँ, नेट बुक कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरा इफेक्टिव कॉस्ट क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। लायबिलिटी ओवर द पीरियड क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। यस, मेच्योरिटी पे सिर्फ 160 रह जाएगा। हम शुरू कहां से कर रहे हैं? 167 से। तो ये जो 7 पॉइंट आपका जो 2 का फर्क है ना, ये 7.2 है, ये 7.2 ओवर द पीरियड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इनकम में। क्योंकि आज आपने लायबिलिटी रिकॉर्ड की हुई है ज्यादा, अब कम होती रहेगी, तो इसलिए आपको ओवर द पीरियड एक चार्ज कम लेना पड़ेगा, तभी आपका जो इफेक्टिव कॉस्ट है वो कितने पे आई हुई है? 15 पे। क्लियर है? चलें ऑनलाइन में तो पहले बताओ तो ये बात समझ आती है जल्दी से। तो मुझे बताते हो कि मैं पहले साल की एंट्री करूं तो पहले तो ओपनिंग, इंटरेस्ट एक्सपेंस और क्लोजिंग। अच्छा 167.2 25 पॉइंट और 20 फेस वैल्यू पे ये ऐसा निकलेगा 16% ऑफ, यही है ना? अच्छा तो आपने कहा कि भाई ये आ गया। अब आप यहां पे एक एंट्री बनाएंगे, कैश आपके पास से चला जाएगा, सही है? आप यहां पे इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करेंगे
क्योंकि आप कह रहे हो भाई मैं तुझे सूद तो पूरा दे रहा हूँ, बट जो तेरे से मैंने पैसे ज़्यादा लिए थे उसकी एक इनकम भी है, तो मैं नेट बुक कर रहा हूँ, तो अपनी लाइबिलिटी को अब क्या करूँगा, कम करूँगा। तो हमने कहा कि भाई आपके पास जो डिबेंचर पेएबल है कितने से कम करूँ, 0.52 से, यानी अभी एक्सपेंस अमोर्टाइज हो रहा है या इनकम, इनकम जो कि आपके एक्सपेंस में कम बुक हुई हुई है। तो यही लॉजिक है इसके पीछे। ऑनलाइन में तो जल्दी बता दो, बात समझ आती है, यहाँ तक सबसे पूछ रहा हूँ मैं, सबसे क्लियर है ये, ओके। अच्छा ये तो हो गया इसका, और मेरे ख्याल से इसकी एंट्री भी खत्म हो गई, एग्रीड। अच्छा अब आ जाओ आप सामने वाली पार्टी के ऊपर जो किस पे रखेगा, ये खुद करें, खुद करें, आप खुद करें, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे रखेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे उसकी अकाउंटिंग क्या होती है। एंट्री दिखाते हैं, एक मिनट शिवम, ये बच्चे सवाल कर लेना ये वाला। हाँ, और ये इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं पे कर रहा है इन्वेस्टर, क्योंकि सारी की सारी किसने पे की है, इशूअर ने। जो सर ये प्रीमियम देगा वो इसका एक्सपेंस है, तो नेगेटिव कुछ रहेगा नहीं, इसमें तो टेंशन ही नहीं है ना, आप तो इनकम किस पे बुक करोगे, कूपन पे, तो आप कुछ भी कर लो, प्रीमियम तो कैपिटलाइज होता है ना। अच्छा भाई बताओ परचेज कितनी प्राइस पे किया होगा, 100 नहीं, 100 प्लस 10, 110। तो जितने पे वो देगा उतने पे ये लेगा ना भाई, तो प्राइस तो एक ही होगी ना, फर्क क्या होगा उसमें। कैश क्रेडिट होगा, किसमें, इन्वेस्टर में, या वो इशू है क्योंकि इसने, मैंने आपको बताया ना ऐसा होता नहीं है, दोनों ही पे कर रहे होते हैं, पर इसने क्योंकि लिखा हुआ था कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसोसिएटेड विद द इशुएंस, तो उसने अज्यूम किया पे सिर्फ एक ही बंदा पे कर रहा है, जबकि दोनों पे लागू होती है। बट खैर एनीवेज कर लिया तो सही है, पर इसमें मैंने स्पेशली मना किया था कि नहीं करना, क्योंकि आप पास पेपर खोल के देखते उसमें सोल्यूशन में पे नहीं हुआ हुआ तो आप बोलते इसमें क्यों नहीं लिया हुआ। आगे सवाल आप देखोगे उसमें इन्वेस्टर ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे कर भी रहा होगा और वो कैपिटलाइज भी हुई होगी। इस पे स्पेसिफिकली पता नहीं क्या किया था इसने कि नहीं किया था। हाँ 0.5 तकरीबन ऐसा ही, क्योंकि इसमें इनकम तो तुम वैसे भी उस पर बुक करते हो ना फेस वैल्यू पे, इस पे तो अमोर्टाइजेशन का कोई चक्कर ही नहीं है, सीधा सीधा हिसाब किताब है इस पे। हाँ भाई हो गया ये, हाँ भाई 1.6 मिलियन से बनाओगे या 0.32 मिलियन से, यस 0.32, ऐसा नहीं 1.6 चिपका दिया हो, बंड मार दिया ना। देखो सामने वाली कंपनी ने 0.32 मिलियन डिबेंचर खरीदे हैं, उसने इशू 1.6 किए हैं, तो आप जो खुशी लिमिटेड की अकाउंटिंग कर रहे हो उसने सिर्फ कितने खरीदे हैं, 0.32, तो वो 0.32 की अकाउंटिंग, देखो यहाँ पे भी बंड मारा हुआ है इन्होंने ये। तो भाई ये ख्याल रखना एग्जाम में, याद देखो आप याद करो जो मैंने पहली क्लास में पहली एग्जाम्पल दी थी उसमें भी यही किया था कि सामने वाला इशू करता था ज्यादा और बाय करता था कम, तो वो दो अलग अलग पार्टीज थी, तो हमने दोनों को अलग अलग ही देखा था।
हो गया? नहीं सर, सर थोड़ा सा सर। रुकाओ। सर लॉस आया 0.832 0.832 का ये ना। नहीं सर, 0 अच्छा देखो, एक मिनट, इसमें वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है? वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो लायबिलिटी अगर एसेट है ना तो वो तो गेन हुआ, मेरा लॉस तो हो ही नहीं सकता। गेन आ रहा है 0.832 का। उल्टा कर दिया होगा। सही है सर। 0.64 कह रहे हैं गेन यहाँ पे, यही है? 0.832 है। नहीं 0.64 कह रहे हैं ये लोग। गलत कह रहे हैं, गलत। नहीं ये लोग भी तो कह रहे हैं 0.64। अच्छा चलो देख लेते हैं। अब हमने कहा कि भाई अब हम अगली पार्टी की अकाउंटिंग करते हैं। अच्छा अब मुझे एक बात बता दो, ये है कोई भाई इन्वेस्टर। अच्छा जल्दी से मुझे बता दो, अगर हम यहाँ पे फेस वैल्यू देखें कितना आ रहा है? 110 नहीं सर, 100 होगा। नहीं फेस वैल्यू कैसे 110 होगी? सर फेस वैल्यू ना होगी 110। सर फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू लिख देते हैं, इसको यूं कर लेते हैं। ये अब बता दो कितना है? 32। प्रीमियम अलग कर लो भाई। नहीं वो रेट उस पर लगेगा ना, रेट उस पर लगेगा। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पे ऑल टुगेदर 10 मल्टीप्लाई करूंगा और 0.32 कितना आता है? 35.2। ये आ गई हमारी जानी फेयर वैल्यू। आप कहेंगे कि जो हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो नॉट एप्लीकेबल है। ये दिखाई दोगी सर? नहीं वो याद रखने के लिए कि कल को आप देखें पीडीएफ और बोलेंगे क्यों नहीं ली हुई, तो मैंने यहाँ पैसे लिख दिया, सवाल ही खत्म कर दिया ना आपका जिंदगी का इधर। खैर हमने कहा कि हम यहाँ पे और कैश क्रेडिट। अच्छा मैं यहाँ पे कैश डेबिट और इनकम होगी ना इसकी। अच्छा तो ये ऐसे निकलेगी आपकी कि 32 इंटू, इस पे लगेगा ना फेस वैल्यू पे, ये तो भंड नहीं मार दिया, इस पे ही मिलेगा ना। अच्छा 32 पे मिलेगा, उसने वादा किया था 16 का। 5.12। अच्छा अब मेरी इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट 35.2 ही है, कुछ अमोटाइज नहीं होता ना इसमें, नथिंग टू अमोटाइज, यू कैन सेल एनी टाइम। तो हमने कहा कि हमारी जो कैरिंग अमाउंट है वो 35.2 ही है, इसके अंदर से प्रीमियम शामिल है, और जो हमारी फेयर वैल्यू है वो हमने कहा 112 पे आई हुई है साल के आखिर में। तो आपने ये कहा कि अगर मैं 112 को 0.32 से मल्टीप्लाई करूं 35.84, और अगर आप इन दोनों का डिफरेंशियल ले लें 0.64, तो आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को कर देना है डेबिट और फेयर वैल्यू गेन को इन पीएनएल क्रेडिट 0.64। यस तो डेट सिक्योरिटी है ना, आपको कूपन मिलेगा, उसकी अकाउंटिंग नहीं करोगे? नहीं भाई, इससे पिछले वाले सवालों में फेयर वैल्यू टू पीएनएल में इंटरेस्ट की एंट्री नहीं बनाई थी क्या? हर सवाल में बनाई है। हम तो कह रहे थे कि इंटरेस्ट आया रिकॉर्ड किया, बस इसके आगे तो कुछ भी नहीं हो रहा था। क्लियर है? चलें, ईयर एंड देखा ही नहीं। अच्छा भाई आपने पहले ही 112 डे 1 पे चिपका दिया, बोलो वहीं से वैल्यू शुरू हो रही है और वहां तक जा रही है। सही है, ऐसा नहीं करना। चलो अच्छा पहले बताओ भाई, ये पास पेपर की थीम समझ आई कि वो दो जगहें भी पूछ रहा है कि भाई उसने क्या अकाउंटिंग की होगी, इसने क्या अकाउंटिंग की होगी। इट डिपेंड्स अपॉन कि वो कौन से मॉडल पे रख रहा है, कौन सी अकाउंटिंग कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली करके देना उसको। जी 3 एंट्रियां बनी है ना,
इनकम की बनेगी, तीसरी फेयर वैल्यू की। 3 एंट्रियां बनेगी ना पूरे साल की। बोला फॉर द ईयर का मतलब क्या होता है? पूरा साल। तो कर भी लो तब भी एंट्री यही बनाओगे ना। मैंने कहा पूरा डब्बा बना भी लो तो एंट्री तो यही बनेगी। तो मैंने डब्बा बनाने के बजाय मैंने ये अज्यूम किया कि आप लोगों को समझ आ गया कि डब्बे में भी आंसर यही आएगा। क्लियर है? तो कैरिंग अमाउंट तो यही आती है ना, ओपनिंग रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, माइनस करते हैं, यहीं पहुंचते हैं और फिर उसको किस पे ले जाते हैं? फेयर वैल्यू पे। तो कोई चेंज नहीं है। क्लियर है? सर बस एक कंफ्यूजन है कि यस हसन, सर एक कंफ्यूजन है बस इसमें पहले एक मिनट यानी कंफ्यूजन सुन लो सब पहले जल्दी। इंटरेस्ट में इसमें इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे क्यों लेते हैं, मतलब फेयर वैल्यू पे क्यों नहीं लेते? जब हम तो मैंने आपको क्या बताया था पहली क्लास में कि वो नाम के पैसे ना उस पर कभी भी रिटर्न नहीं मिलता। वो तो हमने शायद FAR 1 में डिविडेंड वाले केस में भी सीखा है और डेट सिक्योरिटी में इस वाले केस में भी सीखा है। और जब ये करा था तब भी बताया था कि वो नाम के पैसे पे रिटर्न, और हो सकता है वो पैसे भी वापस ना करे, जो कि इसमें भी है। वो तो मेरे ख्याल से पैसे वापस नहीं कर रहा, क्योंकि हम तो देखते हैं ना, लेता प्रीमियम है वापस पार वैल्यू, वापस वो पैसे नहीं करता, तो मेरा एक्सपेंस हो जाता है। क्लियर है जी? यार एक में सुनना, एक सॉरी यहाँ जानी ये सुन लेना भाईजान, जानू एक में सुनना ये बुक वाली बात। हाँ जी, नहीं वापस बोलना, वापस पढ़ो, सबको बताओ। हाँ, और मैंने उसको यूं बताया था कि वो अमोटाइज नहीं हो सकता कुछ, क्योंकि उसका फिक्स्ड डिटरमाइनेबल पीरियड नहीं है, तो इसलिए आप कुछ अमोटाइज नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं, आप सिर्फ रीड कर दो उसको। रीडिंग इज अ गुड थिंग। उसमें जो कंफ्यूजन हो मुझसे आगे पूछ लो। रीड करनी चाहिए, रीड बिल्कुल रीड करनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, बुक रीड करनी चाहिए। इवन यू कैन कम एंड टेल मी कि सर ये तो आपने नहीं पढ़ाया, या इसको पढ़ाया तो किस तरीके से पढ़ाया है, वो कवर करा दें। पर अभी आप जो बुक रीड कर रहे हैं उसमें चीज़ें समझ आ रही हैं, पिक हो रही है ना कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका फाइनेंशियल एसेट क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। तो अब तक तुम अलाइंड हो, तो मैं भी उसी सीक्वेंस में लेके चल रहा हूँ। तो अच्छी बात है रीड कर, तो मैं MCQs आंसर करने में बहुत आसानी होगी। और इवन तुम रीड कर रहे होगे ना तो तुम्हें पता लगेगा कि ऑल टुगेदर एक चीज़ MCQs में पूछी वो एग्जैक्ट अंग्रेजी तुम्हें पिक हो जाएगी कि यार उसने ये पूछा है, क्योंकि एक फिक्स डिटर्मिनेबल पीरियड नहीं होता, तो हम उस पर अमोटाइज कैसे करेंगे। फिक्स रिटर्न नहीं होता क्योंकि डिविडेंड आपको मैंने चाहिए, ये बातें अलग अलग तरीके से बताई हैं। याद है पहली क्लास थी जिसमें मैंने कहा था डिविडेंड दे या ना दे वो उसका मसला है। तो ये वही बातें हैं जो उसमें उस तरीके से लिखी हुई हैं। क्लियर है? चलो तो फिर मैं आपको एक सवाल दे दूं, ये वाला। अच्छा होमवर्क दे देते हैं, बट ये करके आओगे ना? करेक्शन ऑफ एरर है, हो जाएगा, एक ही दे रहा हूं बस ये। नहीं नहीं नहीं, अब होगा, अब तो भाई तू कहीं भी जा तो ये आएगा ही साथ में। सही है? ऐसा मनोज टॉपिक था। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़।